वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए संपूर्ण किताब के 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या होंगे, जितने पिछले सालों के पेपर हुए हैं, देखिए पेपर हुए हैं जितने भी 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 जितने भी ये पेपर हुए हैं उन्हीं में से सब क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट होने वाले। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। 100% 60 इन 60 में से ही क्वेश्चन आपका छपा मिलेगा पेपर में। यहाँ पर 60% 60 से प्लस ही देखेंगे, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये सब पेपर के आए हुए हैं ना, पेपर में से हमने लिए उठाए यहाँ पर, इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा यहाँ पर। देखिए कूलाम का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से 14 तक 2 बुक है आपकी फिजिक्स की, उसमें से पहली बुक दूसरी बुक दोनों के मिलाकर कुल ओवरऑल चैप्टर आपके कितने हैं, 14 हैं, 1 से 14 तक। चैप्टर नंबर 1 से 14 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारे पास पहला क्या है, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। सबसे पहले कुछ नहीं, अगर देखिए कभी कभी ये नियम लिखने के लिए आता है, नियम लिखने के लिए बहुत ही कम आता है, यहाँ पर आता नहीं है, लेकिन अगर नियम समझ लिया तो इस पर न्यूमेरिकल हर साल आता है, हर सेट में, मतलब कि हर साल न्यूमेरिकल किसी न किसी सेट में आता है यहाँ पर। यह बराबर क्या होता है, 1/4 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है यहाँ पर। कभी कभी निर्वात विद्युतशीलता है यहाँ पर, इसका मात्रा निकालने के लिए आ जाता है। ये फार्मूला मालूम तभी तो मात्रा निकाल पाएंगे यहाँ पर, अन्यथा नहीं निकल पाएंगे यहाँ पर। ये मात्रा निकालने के लिए आ जाता है, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, नियम बहुत ही कम लिखने के लिए आता है, बट इसको तैयार कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑटोमेटिक आपका नियम मतलब कि न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, जो भी कुछ आएगा हो जाएगा आराम से यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास। देखिए हमारे पास क्या है, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। देखिए क्या कहता है कूलाम का नियम यहाँ पर। देखिए सबसे पहले पढ़ लीजिए। देखिए किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इसको मत याद करना। देखिए सपोज देखिए नियम क्या कहता है हमारे पास। देखिए यहाँ पर समझ लिया आपने क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, वही सेम टू सेम है। वहाँ पर द्रव्यमान होता है, यहाँ पर आवेश होता है तो वही यहाँ पर सेम टू सेम। ठीक, क्लास 11th में पढ़कर आए हैं। देखिए मान लीजिए सपोज देते यहाँ पर क्या है, आवेश Q1 है, यहाँ पर एक Q2 आवेश है, इनकी बीच की दूरी हमने R ले ली। यहाँ पर इन दो आवेशों के बीच बल मान लीजिए F लग रहा है, इन दो आवेशों के बीच बल क्या लग रहा है हमारे पास, F लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है यहाँ पर, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, ठीक है, आवेशों के गुणनफल का, आवेशों को क्या ले लेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, मतलब गुणनफल यहाँ पर उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और क्या होता है, और क्या होता है यहाँ पर, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, फिर क्या होता है, उनके बीच की बल, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तो उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस हो गया। अब देखिए इसको F समानुपाती Q1 Q2 डाला, समीकरण 1 डालिए यहाँ पर। फिर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 1/r² यहाँ पर समीकरण 2 डाला, समीकरण 1 2 को कर देंगे मिला। देखिए यहाँ पर भी F है LHS में, यहाँ पर भी F है, तो ये फिर ओनली एक बार आ जाएगा। इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलाने पर लिखा है यहाँ पर Q1 Q2/r² हो जाएगा यहाँ पर। अथवा जब समानुपाती का साइन हटाएंगे यहाँ पर तो क्या है, कोष्टेंट आएगा। कोष्टेंट क्या हो जाएगा, 1/4πε0। इसका मान सब जानते हैं, 9 × 10⁹ होता है यहाँ पर। Q1 Q2/r² हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r² यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन काउंट कर लेना, 60 मिलेंगे यहाँ पर। फिर देखिए गाउस की प्रमेय क्या है यहाँ पर। गाउस की प्रमेय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, गाउस की प्रमेय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी मिस ही नहीं होती, हर साल आती है, हर साल। ठीक है, गाउस की नियम, गॉस की प्रमेय लिखी यहाँ पर, इस टाइप से आ जाता है यहाँ पर। देखिए क्या होता है यहाँ पर, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क फाई उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश में Q का 1/ε0 गुना होता है यहाँ पर। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन रूप में इस टाइप से लिख देते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पर, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का, देखिए कुल आवेश का, रुक जाइए, देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहती है यहाँ पर, आपसे कोई पूछ रहे यहाँ पर समझाते हैं यहाँ पर। देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहती है यहाँ पर। देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लास्क, नहीं किसी, ये बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत, कुल मत लिखना, विद्युत फ्लास्क लिखना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क यहाँ पर। ठीक है, विद्युत फ्लास्क यहाँ पर उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का, नेट आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय कहती है। गॉस की प्रमेय क्या कहती है हमारे पास, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क उस पृष्ठ द्वारा, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का, नेट आवेश का यहाँ पर, ठीक है, नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या होती है हमारे पास, गॉस की प्रमेय होती है, यही लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क फाई उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है, मतलब का मतलब गुणा होता है यहाँ पर, गुना होता है, इसे लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, गुना होता है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे इस पर क्वेश्चन हम।
अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर भी लगा लीजिए यहाँ पर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व की डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए। यहाँ पर इस तरीके से आ सकता है। देखिए जब आवेश का वितरण किसी समतल अथवा वक्र पृष्ठ पर होता है, समतल अथवा, देखिए जो आवेश का वितरण होगा यहाँ पर क्या होगा, समतल अथवा, समतल हो सकता है या वक्र पृष्ठ पर होता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। देखिए सिग्मा और पृष्ठ घनत्व को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिग्मा से करते हैं। यहाँ पर Q/A होता है यहाँ पर, तो लिखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला प्रति एकांक क्षेत्रफल लिखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा किस टाइप लिखेंगे, प्रति शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको ये आगे नहीं लिखते हैं, दो एक लाइन है, इसको डायरेक्टली अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो किस टाइप लिखेंगे, प्रति एकांक ये क्या एरिया है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला ये होता है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इसका आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए इसी पर एक न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 में आया था, अनथार्ड से उठाया हमने, चेक कर लेना 2020 का 20 में मिलेगा, 2020 के पेपर में आया था यहाँ पर, उसी से लिया यहाँ पर। देखिए क्या है यहाँ पर, आवेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमा ज्ञात कीजिए। मात्रक एवं विमा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या सब्जेक्टिव में पूछा जाए, यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें। देखिए सबसे पहले आपको मात्रक और विमा निकलवाते हैं। देखिए भाई कूलम का नियम अभी पढ़ाया हमने, कूलम का नियम क्या होता है अभी पढ़ाया। देखिए फार्मूला क्या, कूलम का नियम बहुत काम का होता है, कूलम का नियम का फार्मूला। देखिए ये बराबर अभी फार्मूला पढ़ाइए, ये बराबर क्या होता है हमारे पास, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही तो होता है कूलम का नियम, यही होता है। सबसे पहले हमें निकालना क्या है यहाँ पर, इसका यूनिट निकाल ली, मात्रक। तो मात्रक तो बहुत ही आसान होता है, किसका निकालना है मात्रक, ये तो मालूम होना चाहिए, आवेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता की, यानी इप्सिलॉन का मात्रक निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे जरा बताना हमें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक जुगाड़ हम है यहाँ पर बताते हैं। देखिए R स्क्वायर की उधर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर F इंटू R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, F इंटू R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का कोई मात्रक विमा होती नहीं होती, इसको भूल जाइए। 1/4π लिखा हुआ, इसको भूल जाइए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें यहाँ पर R स्क्वायर की उधर मल्टीप्लाई कर दिए, F R स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर Q1 Q2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इतने तो समझदार हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फिर बचा क्या हमारे पास है, ये क्या बचा हमारे पास, 1/4 इधर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/, देखिए 1/4π इप्सिलॉन बचा यहाँ पर, इतना ही तो बचा हमारे पास। देखिए कुछ नहीं किया हमने, R स्क्वायर की उधर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, अब इसको नीचे ले आइए, यहाँ पर ले आए। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, हमें बट इसका मान निकालना है, इप्सिलॉन का मान, यहाँ पर इप्सिलॉन का मान निकालना है यहाँ पर। तो इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर 1/4π को भूल जाइए, चूंकि यार लिखा रहने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, देखिए 4π इप्सिलॉन बराबर, इसको उल्टा कीजिए। जब इसको एक को उल्टा नहीं कर सकते, तो करेंगे, उल्टा करेंगे तो दोनों को करेंगे। यहाँ पर इसको भी उल्टा कर दीजिए, Q1 Q2 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, F इंटू R स्क्वायर। अब 4π क्या है क्वेश्चन, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो इसी को लिख सकते हैं इप्सिलॉन बराबर। देखिए आवेश, इसका एक आवेश है, दूसरा आवेश है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इसका मात्रा कूलम हो जाएगा, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाई F का मात्रा सब जानते हैं न्यूटन होता है, यहाँ पर न्यूटन, और यहाँ पर R क्या है, डिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, बट यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो इसी को कर लेते हैं कूलम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ये क्या हो जाएगा, आपका मात्रक हो जाएगा। यहाँ पर मात्रक निकाल लिया। फिर हमें क्या निकालनी है, इसकी डायमेंशन निकाली है, यहाँ पर यूनिट निकाली, इसकी क्या निकालनी है, डायमेंशन, मतलब बीमा निकालनी है। तो बीमा निकालना बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ है होता है नहीं। किसकी बीमा निकालनी है, यहाँ पर इप्सिलॉन का मान, तो इसी में बीमा पुट कर दीजिए। देखिए इप्सिलॉन है यहाँ पर, इसी की बीमा निकाल। देखिए आवेश की बीमा क्या होती है, 80 होती है। देखिए रुक जाइए, आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए Q बराबर फॉर्मूला पढ़ा हुआ, Q बराबर क्या होता है, IT होता है यहाँ पर, IT। अब Q बराबर धारा की बीमा A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब T को कैपिटल T लिख देते हैं। ये क्या होती है हमारे पास, आवेश की बीमा होती है, सब क्लास 11th में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 80 यहाँ पर, ठीक है 80 यहाँ पर, 80 लिख दिया, यहाँ पर लिख लिया 80। ठीक है, फिर इसी की 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगी यहाँ पर 80। ठीक है, डिवाइड बल की बीमा है तो आपको याद की होगी, क्या होती है, एम एल टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, बल की बीमा ML/T स्क्वायर होती है। क्या होती है, ML/T स्क्वायर, की बल की बीमा ML/T स्क्वायर होती है। और R की बीमा क्या होती है, R क्या है, डिस्टेंस, एक प्रकार की डिस्टेंस लेंथ, तो L स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर, L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर A स्क्वायर
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, फिर देखिए यहाँ पर यल की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसके एल की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यहाँ पर, तो ये हम टी स्क्वायर जिम का तीन लिखा हमने, टी स्क्वायर जिम का तीन यल क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यल क्यू हो जाएगा, यहाँ पर यल क्यू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यल क्यू सही है यहाँ पर। अब देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर यहाँ पर नहीं, इसको टी स्क्वायर देखिए सही है, यहाँ पर टी 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 की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर ई एम एल टी की पावर माइनस का, रुक जाइए यहाँ पर टी ई एम एल टी की पावर, ठीक है रुक जाइए यहाँ पर ई एम एल टी की पावर माइनस के 2 होती है, सॉरी बल्कि बीमा, यहाँ पर बल्कि बीमा क्या होती है, रुकिए निकाल कर आपको दिखा दें, देखिए बल्कि बीमा ई एम एल टी की पावर माइनस के 2 होती है, ध्यान रखना यहाँ पर, अगर निकाल कर बताइए दिखा दें यहाँ पर, देखिए ये फ्लावर आपने पढ़ा हुआ, या फ्लावर क्या होता है ई एम ए होता है, यहाँ पर निकालने का यहाँ पर डायरेक्टली एम की पावर ई एम एल टी की पावर माइनस के 2 होती है, निकालना जरूरी, टाइम बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है ई एम एल टी की पावर माइनस के 2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है टी की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ पर सही है। अब कहाँ ले जाएंगे इसको हम, अब इसको ऊपर ले चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है इसको ऊपर ले चलिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अब टी को ऊपर ले चलिए यहाँ पर, तो टी को टी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, एम की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, एल की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, टी की पावर 4 हो जाएगा, एम की पावर माइनस के 1, ठीक है। अब देखिए एल की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, एल की पावर माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है एल की पावर माइनस का 3, यही तो इसकी बीमा होती है यहाँ पर, या मैं ये इसको आगे लिख सकते हैं, ये इतनी ही आपकी बीमा है यहाँ पर, ठीक है एम की पावर माइनस के 1 एल क्यू माइनस का ऊपर जाएगा, एल क्यू हो जाएगा यहाँ पर टी की पावर 4 ये स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपकी बीमा हो जाएगी, इसके लिए सॉरी ये माइनस की होती है, ध्यान रखना यहाँ पर, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना यहाँ पर, ठीक है। ये बीमा इसका मात्रक हम इस टाइप से निकाल सकते हैं यहाँ पर, कभी कभी डायरेक्टली इसकी बीमा लिखिए पूछ देगा यहाँ पर, कभी कभी इसका मात्रक तो हर पूछा ही जाता है, इसका मात्रक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है इसको नोट कीजिए। अब इस पर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर, क्या देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम, अब देखिए इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल यहाँ पर, देखिए ये वाला न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ये 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया और 17 में भी पूछा गया था, ठीक है। आपको अगर विश्वास नहीं, देखिए इसी को हम दिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए सेट नंबर 1 नंबर में पूछा गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है यहाँ पर, कभी कभी 2 नंबर में पूछा गया था, देखिए ये वाला पूछा गया था यहाँ पर देखिए परावर्तांक होगा, माध्यम का परावर्तांक होगा यहाँ पर, ठीक है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस टाइप से सब्जेक्टिव में पूछा गया था 2017 में, 24 में पूछा गया, 23 में पूछा गया सब्जेक्टिव में, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कराएंगे यहाँ पर हम। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। देखिए सबसे पहले आपको अभी मतलब कि उसका कूलम का नियम पता है, कूलम का नियम ही लगेगा यहाँ पर। देखिए कूलम का नियम क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले रुक जाइए फार्मूला देखिए, कूलम का नियम हमारे पास होता है, देखिए कूलम का नियम क्या होता है, एफ बराबर होता है हमारे पास, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही तो कूलम का नियम होता है, यही होता है यहाँ पर, इसीलिए कूलम का नियम पढ़ा है हमने। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है वायु में। तो वायु में ये फार्मूला यही होता है, अगर यहाँ पर के लिख देंगे तो के परावेशतांक के माध्यम में हो जाएगा ये बल, और यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के नहीं है तो ये क्या होता है वायु में। वायु में हमें पास हमें क्या दिया, बल 80 न्यूटन का दिया है, तो वायु में इसी के बराबर 80 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया बराबर इसी के लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसको डाल दिया समीकरण 1। फिर इसी में क्या बोल रहा है यहाँ पर, फिर बोल रहा है देखिए इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, उतनी ही दूरी पर वही आवेश रहता है, तो बल 8 न्यूटन का हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ ओनली के लगा देना, यहाँ पर बल कितना है हमारे पास है वही 8 हो जाएगा, 8 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ के लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है R स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है समीकरण 2 लिखा हमने, लिखा समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को भाग कर दीजिए, चाहे 2 या 1 को यहाँ पर, तो देखिए समीकरण लिखिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 बटे समीकरण 1 लिख लीजिए, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिखा हमने, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास है समीकरण 2 ये वाली है, तो इसको पहले लिख लीजिए यहाँ पर 8, देखिए LHS को LHS के साथ भाग करते हैं, RHS को RHS के साथ, ये सब आपको मालूम है, 8 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 80 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर इसको ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी का डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इससे पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 करना 8 हो जाएगा, 1/10 हमारे पास आ गया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1/1 के बचेगा यहाँ पर के, अब इसके नीचे 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 से कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पर, तो इसी को लिख सकते हैं 1/के। तो 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 1/के, इसको उल्टा कर दीजिए तो के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, के बराबर हो जाएगा हमारे पास के बराबर 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, के बराबर क्या आ जाएगा 10, इसको उल्टा करेंगे, इसको भी उल्टा करेंगे तो के बराबर 10 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है के बराबर 10 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 1/के बचा, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है ना डिवाइड में इसके यहाँ पर, इसलिए 1/के लिखा है यहाँ पर, ये कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए कोई यहाँ पर कोई भी एक ले लिया, यहाँ पर काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ ले लिया, यहाँ पर इसमें क्या होता है प्रत्येक बिंदु पर आवेश क्या सॉरी विभव क्या हो समान हो, यही समविभव पृष्ठ होता है। यहाँ पर यही क्या होता है हमारे पास समविभव पृष्ठ होता है, यही लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा हो, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर क्या हो, यहाँ पर विद्युत विभव क्या हो बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यहाँ पर, किन्हीं भी दो बिंदु ले लेंगे यहाँ पर, उस पर क्या होगा हमारे पास विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, मतलब 0 होता है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे देखते हैं, पर इसको नोट कीजिए आप। अब इसको देखिए, इसमें क्या कहा गया है यहाँ पर, देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। इस द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। ये 2020 से लिया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रुक जाइए आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से केंद्र r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। क्या लिखिए, विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है यहाँ पर, एक विद्युत द्विध्रुव हमारे पास, मान लीजिए ये विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश है, मान लीजिए प्लस का क्यू आवेश है यहाँ पर। ठीक है, अक्ष में केंद्र से मान लीजिए सपोर्टेड यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर केंद्र ओ से r दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखना है, यहाँ पर r दूरी पर यहाँ पर लिखना है। तो हमें अच्छी स्थिति में का फार्मूला सिद्ध नहीं करते हैं यहाँ पर, मतलब ड्राइव करते हैं, निगमन कीजिए यहाँ पर। तो अच्छी स्थिति में एक प्रकार का आपको सूत्र लिखना है यहाँ पर बिंदु P होगा, यहाँ पर ये अच्छी स्थिति में बन रहा है, यहाँ पर अच्छी स्थिति में बन रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का सिर्फ आपको सूत्र लिख देना है यहाँ पर। अच्छी स्थिति में B बराबर क्या होता है 1/4 P/r, 2020 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा दिया यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या होता है, ये इसी पर देखिए न्यूमेरिकल आया था इसी पर 2024 में, यहाँ पर इस फार्मूले पर यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए 1/4 P/r यहाँ पर r स्क्वायर, यही फार्मूला देखिए कभी कभी इसी पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, कभी कभी लिखने के लिए दे दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अच्छी स्थिति में फार्मूला क्या होता है, B बराबर 1/4 P/r, P क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आपका होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, और आर क्या होती है, केंद्र से जहाँ पर हम विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं वहाँ तक की दूरी होती है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बोला है इस द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर इस, ठीक है, उसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, 90 डिग्री घुमा देंगे तो अच्छी स्थिति बन जाएगी। 90 डिग्री का खड़ी हुई लाइन पर 90 डिग्री कोण बनता है इस टाइप से, यहाँ पर जिसको खड़ा कर देंगे यहाँ पर तो अच्छी स्थिति बन जाएगी। यहाँ पर इस टाइप से मान लीजिए सपोर्ट यहाँ पर है, यहाँ पर इस टाइप से खड़ा कर देंगे, इस टाइप से यहाँ से इसको मिला देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें विद्युत विभव निकालना है यहाँ पर, तो क्या होगा अच्छी स्थिति में सबको मालूम है। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है 0 होता है यहाँ पर। ठीक है, तथा द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर निरक्षीय स्थिति में B बराबर क्या होता है 0 होता है, यहाँ पर सबको मालूम है, यहाँ पर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रा लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आ रहे हैं यहाँ पर, वही लिए हमने। देखिए संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, ठीक है, तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या होती है, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, संधारित्र की एक प्लेट है उसको क्या देंगे, आवेश देंगे 4 देंगे। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच क्या होगा, उत्पन्न विभवांतर का अनुपात जो रेशियो होगा भाई क्या होगा, उसी को कहते हैं यहाँ पर संधारित्र की धारिता कहते हैं। यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए।
ठीक है, 3 सूत्र होते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किसी आवेशी संधारित्र की ऊर्जा के लिए जब न्यूमेरिकल करेंगे बहुत काम आते हैं। यू बराबर होता है 1/2 QV, एक यू बराबर होता है Q²/2C। यहाँ पर एक यू बराबर क्या होता है 1/2 CV² होता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तीनों होते हैं यहाँ पर, ये आ चुके हैं पेपर में। यहाँ पर किसी आवेशी संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए, यू बराबर क्या होता है 1/2 QV, अब यू बराबर क्या होता है Q²/2C, यू बराबर होता है 1/2 CV²। यहाँ पर नोट कर लिया। इस पर इंपॉर्टेंट 2 न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर हम। देखिए इसी पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पर। देखिए ये 14 में न्यूमेरिकल आया, 19 में आया, 13 में आया, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी मेथड पर एक एनसीईआरटी में देखा, एनसीईआरटी की बुक में है यहाँ पर, शायद एनसीईआरटी की बुक में ये वाला है नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं यहाँ पर शायद, ये इंपॉर्टेंट बट आ चुका है यूपी बोर्ड में यहाँ पर। देखिए एक 8 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर, ठीक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, एक से ये सब पेपर में आए हुए वही हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। देखिए हमें दिया है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, दिया है, ठीक है, दूसरा पेन लेते हैं, रुक जाइए, दिया है, ये वाला सही पेन रेडी यहाँ पर, ठीक है, दिया है। क्या दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दे दिया यहाँ पर 8 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर, यानी कि क्या दिए, धारिता C का मान दे दिया यहाँ पर। C का मान में कितना दिया है यहाँ पर, C बराबर दिया है यहाँ पर 8 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड है, 8 माइक्रोफेरेड है यहाँ पर। इसको किस में चेंज कर देंगे यहाँ पर, फेरेड में चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 8 × 10⁻⁶ फेरेड। 1 माइक्रोफेरेड में 10⁻⁶ फेरेड होते हैं, तो 10⁻⁶ फेरेड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़कर 30 वोल्ट कर देने पर, यानी कि B1 का मान हमें क्या दे दिया यहाँ पर, 20 वोल्ट। यहाँ पर B1 का मान कितना दिया है, B1 विभवांतर 20 वोल्ट यहाँ पर, 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट। अब B2 का मान कितना दे दिया है यहाँ पर, B2 का मान 30 वोल्ट कर देने पर, B2 का मान हमें कितना दिया, 30 वोल्ट कर देने पर, 30 वोल्ट कर देने पर, कर दिया भाई साहब, 30 वोल्ट कर देने पर, ठीक है, 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए, डेल्टा यू का मान एक प्रकार का हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल, एक सूत्र होता है, डायरेक्टली इसका सूत्र याद कर लेना यहाँ पर। देखिए ऊर्जा में वृद्धि यहाँ पर, या डेल्टा यू बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, 1/2 C B2² माइनस का B1²। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला वैसे ये डायरेक्टली आप ध्यान रखना है यहाँ पर, आया कहाँ से मत पूछिए यहाँ पर। देखिए डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 C का मान कितना दिया है, 8 × 10⁻⁶ कितना दिया है यहाँ पर, 8 × 10⁻⁶। ठीक है, B2 का यहाँ पर गुणा लगा लीजिए, चाहे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, B2 का कितना दिया है, 30 का स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, या यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर, क्योंकि इस पर भी ब्रैकेट लगाना होगा ना हमें, 30 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 30 का स्क्वायर माइनस का B1 का स्क्वायर कितना दिया 20, यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर A² माइनस B² का फार्मूला बना, A+B A-B होता है, A² में B² का फार्मूला पड़ा हुआ है, नहीं अगर याद है तो डायरेक्टली आप स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए 2 से इसको चाहे काट दीजिए, 2 कम 2 चक्कू 8 हो जाएगा, इसको हटाइए बटे वाला। ठीक है, डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला लगा सकते थे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 × 10⁻⁶। ठीक है, 900 में से 400 के कितना बचेगा, 500 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 500 बराबर 5 की इसमें 5 को 20 हो जाएगा यहाँ पर, 20 हो जाएगा यहाँ पर, 2 जीरो ऑलरेडी हैं। ठीक है, 2 जीरो लिख लिया यहाँ पर। ठीक, गुणा 10⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 500 चक्कू कितना होता है, 2000 होता है। ठीक है, डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 2 × 10⁻⁶। ठीक है, अब गुणा 3 मतलब कि 10⁻3 लिख सकते हैं यहाँ पर, 10⁻3 लिख लिया यहाँ पर, 10⁻3 लिख लिया। इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे यहाँ पर, और 10⁻ यहाँ पर आधार समान है, घाते क्या हो जुड़ जाएंगे यहाँ पर, 6 में से 3 कितना बचेगा, -3 बचेगा यहाँ पर। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। चाहे एक और कर लीजिए यहाँ पर, बताइए कौन सा करा दें यहाँ पर, इंपॉर्टेंट जो पेपर में आया हुआ है वही हम यहाँ पर करवा देते हैं आपको। बताइए कौन सा करा दें यहाँ पर हम। ठीक है, देखिए बताइए, ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ करवा देते हैं यहाँ पर। देखिए सिंपल क्वेश्चन इसको कर लीजिए आप, ये दिया है यहाँ पर। देखिए 2016 और 20 में आया है यहाँ पर, 20 में आया, इसको कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से कूलम, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। क्या कीजिए, विभव की गणना कीजिए यहाँ पर। देखिए विभव की गणना करनी है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्या दिया, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के यानी कि रेडियस दे दी यहाँ पर। रेडियस कितनी दी,
आर बराबर क्या दे दिया है, 1 सेंटीमीटर दे दिया है यहाँ पर, और क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर। गोले को 1 कूलम आवेश देने पर, 1 कूलम, इसको सेंटीमीटर में, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 गुणा क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर यहाँ पर, ठीक है। 1 कूलम आवेश देने पर यहाँ पर क्यू का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 कूलम यहाँ पर, ठीक है। 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, यानी कि बी का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है, बी का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब डायरेक्टली फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर दीजिए कि गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। देखिए फार्मूला बस यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए बी बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण क्या होता है यहाँ पर, क्यू अपान आर, यही तो होता है, यही होता है यहाँ पर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सबका मालूम है, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। और क्यू का मान कितना है यहाँ पर, ये दिया है 1 अपान आर, आर का मान दिया है 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 गुणा 10 की पावर 9, जीव का 3 लिखा हमने, 10 की पावर 2 ऊपर ले चलिए, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 11 आ जाएगा यहाँ पर, 9 गुणा 10 की पावर 11, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, या इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। चांदी के नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, जबकि नाभिक की त्रिज्या, ठीक है, इतनी चांदी का परमाणु क्रमांक, ठीक है, 47 है यहाँ पर। इसको आप ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। नोट करेंगे आप, नोट कर लीजिए इसको आप। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2025 के लिए बोर्ड एग्जाम यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा विद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध। देखिए बी डी बराबर क्या होता है, जे अपान एन ई होता है, ये फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, जे अपान एन ई, ये फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर, यही रिलेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। विद्युत धारा घनत्व में संबंध यही होता है यहाँ पर, क्या होता है, यही होता है, ठीक है। हटाइए, और एक उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी मिस ही नहीं होता है यहाँ पर, लगातार, ठीक है। ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, लगातार आ रहा है, हर साल आता है, 18 से लगातार 24 तक आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रॉनों, यहाँ पर क्या लिखा हूँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, ठीक है। इसको डिफाइन कीजिए, उसकी परिभाषा लिखिए। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म वेग जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश, ठीक है, अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर, ठीक है, गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, इसे अपवाह वेग कहते हैं। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त व सूक्ष्म वेग, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करता है, गति के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। वो तो सिंपल भाषा में परिभाषा लिखी हुई, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पढ़ लेना यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखें, इसको नोट कीजिए आप। फिर देखिए इसको यहाँ पर, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 2022 में पूछा गया था। देखिए क्या होता है, किसी धारावाहिक चालक में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, किसी धारावाहिक चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्या होता है, ई अपान जे, ई क्या होता है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे क्या होता है यहाँ पर, धारा घनत्व, यही रेशियो होता है, यही कि हमारे पास कहीं, यही इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं यहाँ पर। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है, बहुत फेमस है, केमिस्ट्री में पूछा जाता है यहाँ पर। ओम मीटर, यहाँ पर क्या होता है, ओम मीटर होता है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, अब इस पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर, नोट कीजिए आप। अब देखिए इस चैप्टर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं यहाँ पर, इसको आप कर लीजिए यहाँ पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2010 में आया था, 14 में आया था, 20 में आया था यहाँ पर, ठीक है। विद्युत धारा वाला चैप्टर जो है यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणा 10 की पावर के 7 मीटर स्क्वायर है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर की हुए। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में कितनी हो रही है, 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में तार में धारा घनत्व ज्ञात करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करना है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले हमें दिया है, इनको कॉपी में नोट करते रहना क्वेश्चन यहाँ पर, इस टाइप से आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप देख लेना जाकर यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, अनसार्ट से समझ लीजिए, यहाँ पर अनसार्ट में मिलेंगे सब क्वेश्चन, दिया है, ठीक है। 2020 का अनसार्ट थ्रेड खोलेंगे उसमें छपा होगा, यहाँ पर 10 का खोलेंगे उसमें छपा होगा, 14 का खोलेंगे उसमें छपा होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया दे दिया यहाँ पर, एरिया कितना दिया, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, एरिया मतलब ए का मान कितना दिया यहाँ पर, ए बराबर दे दिया यहाँ पर हमें 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, मीटर स्क्वायर दे दिया यहाँ पर, एरिया दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। जब भी मीटर क्यूब आपको प्रति मीटर क्यूब जब भी दिख जाए इसका मात्रा है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैसे भी एन से लिखते हैं स्मॉल एन से, जब भी प्रति मीटर क्यूब दिख जाए स्मॉल एन का मान होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये स्मॉल एन का मान कितना है, 2 × 10⁻28 2 × 10⁻28 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब यहाँ पर, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। आगे चलिए, तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में 3.2 एम्पीयर की का करंट फ्लो हो रहा, करंट प्रवाहित हो रहा तार में, यानी कि आई का मान हमें क्या दिया यहाँ पर 3.2 एम्पीयर करंट दे दिया यहाँ पर, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में निकालना है यहाँ पर तार में धारा घनत्व, यहाँ पर तार में धारा घनत्व, तार में धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, जे बराबर फॉर्मूला होता है, जे बराबर क्या होता है, आई अपान ए, सबको मालूम है आई अपान ए, यहाँ पर यही तो फॉर्मूला होता है। आई का मान दिया है करंट हमें कितना दिया, आई का मान 3.2 दे दिया है यहाँ पर 3.2 बटे ए का मान एरिया दिया है 1 × 10⁻⁻⁻ के साथ, 1 × 10⁻⁻ के साथ, इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻7 हो जाएगा, किसका प्लस का, जे है धारा घनत्व में, धारा घनत्व का मात्रा क्या होता है, देखिए ये एम्पियर, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। अब ये क्या क्षेत्रफल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, फर्स्ट आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर देखिए हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है, अनुगमन वेग ज्ञात करना है। देखिए अनुगमन वेग, देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, रुक जाइए यहाँ पर बताते हैं आपको। देखिए आई बराबर, ध्यान रखना यहाँ पर, आई बराबर ए एन ई बी डी, आई बराबर होता है ए एन ई बी डी, रिलेशन आपने निकाला होगा यहाँ पर, धारा घनत्व सॉरी विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, यहाँ पर आई बराबर क्या होता है ए एन ई बी डी, इसको ध्यान रखना इस तरीके से, लेकिन बट हमें बी डी का मान निकालना है यहाँ पर अनुगमन वेग, तो इसको नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा आई अपन क्या हो जाएगा ए एन ई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा ए एन ई हो जाएगा यहाँ पर। तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा बी डी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आई अपान ए एन ई, यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा, बस वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो आई करंट का मान कितना निकाला हमने, करंट का मान देखिए आई का मान कितना 3.2 है, 3.2 लिखा है यहाँ पर, 3.2 डिवाइड बाई ए एरिया दिया है 1 × 10⁻⁷, ठीक है, 1 × 10⁻⁷, यन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी है यहाँ पर, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सही है, यन का मान हमारे पास कितना है 2 × 10⁻28, 2 × 10⁻28, ठीक है। बट ई क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसमें इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19, कितना होता है 1.6 × 10⁻�19, यही तो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यही होता है यहाँ पर 1.6 × 10⁻�19। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट कट जाएगा यहाँ पर, 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 उड़ जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी डी। देखिए तो क्या इन सबको ऊपर ले चलिए, आप इन सबको ऊपर ले चलिए, या देखिए इन सबको देखिए बन अपन रुक जाइए, 10⁻⁻7 जो का 3 लिखा मैंने, ठीक है। अब 10⁻28, देखिए 28 है यहाँ पर, ये इसको जोड़ लीजिए आप, देखिए 10⁻7 और 19 कितना होता है यहाँ पर, 19 और 1 20 26 होता है, डायरेक्टली 26 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए यहाँ पर 26 लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, 1/10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 और 7 26, 20 26 हो जाएगा यहाँ पर, 10⁻26 गुणा 10⁻28 लिखा आपने, लिखा 10⁻28 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 10⁻28 लिखा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी डी बराबर क्या हो जाएगा 1/, देखिए 28 में से आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे, 28 में 26 कितना बचेगा यहाँ पर 10⁻2 बचेगा, किसका बचेगा प्लस का बचेगा 10⁻2, उसको ऊपर ले चलिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसका मतलब अनुगमन वेग है, वेग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वेग का मतलब क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, आपको कठिन है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सवाल है, 14 में आया 20 में आया यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर हम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आने वाला, ये हर साल आता है, हर साल कभी मिस ही नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए क्या है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको रट लीजिए बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए पास होने के लिए फिजिक्स में फिक्स क्वेश्चन वही आते हैं, रिपीट होते हैं, जैसे सपोज डेट, जैसे मान लीजिए ये वाला किरचॉफ का नियम हर साल आता है, फ्राइडे के नियम हर साल आते हैं यहाँ पर, है 6-7 क्वेश्चन पास होने के लिए बहुत ही सिंपल है, वो हर साल छपे होते हैं यहाँ पर, ठीक है।
अनुगुण वेग हर साल आता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रथम नियम अथवा इसको क्या कहते हैं संधि अथवा धारा का नियम। यहाँ पर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए यहाँ पर सपोज डेट, यहाँ पर मान लीजिए एक संधि यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसमें करंट हमने बहा दिया, आप कितनी भी बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर करंट मान लीजिए इसमें इधर की ओर करंट जा रही है, यहाँ पर इसमें भी जा रही है, इसमें अंदर की ओर प्रवेश कर रही है यहाँ पर, ठीक है। इसमें अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, इसमें अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, इसमें बाहर जा रही है यहाँ पर। अब हमेशा हमें ध्यान रखना है यहाँ पर जो धाराएं संधि की ओर अंदर जाती हैं, यहाँ पर अंदर आती हैं, उन धाराओं को क्या लेते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर। जो धाराएं बाहर जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, बाहर जाती हैं यहाँ पर, तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये धारा I1 कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, इसको पॉजिटिव लेंगे। ये धारा अंदर जा रही है, I2 पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर। I3 धारा देखिए बाहर जा रही है यहाँ पर, इसको नेगेटिव लेंगे। I4 धारा बाहर जाए, इसको नेगेटिव लेंगे। I5 धारा बाहर जाए, नेगेटिव लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए किसी रुक जाइए यहाँ पर, देखिए क्या किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। इसका बीजगणितीय योग शून्य कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसका समेशन का मतलब होता है योग, ठीक है। अब देखिए ये अंदर आ रही है तो I1 प्लस I2 लिख दिया, अंदर जा रही है। ये बाहर जा रही है, I3 बाहर जा रही है, I4 बाहर जा रही है, I5 बाहर, चाहे और लाइन बना लीजिए एक दो, और कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। I3 माइनस का I4 माइनस का I5 अब बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, चाहे इतना ही रहने दीजिए या उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, प्रथम नियम यहाँ पर। इसी को प्रथम नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं। फिर सेकंड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए द्वितीय नियम अथवा वोल्टता अथवा पास का नियम, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है हमारे पास, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल के, ठीक है, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए समेशन IR बराबर क्या होता है, समेशन E। देखिए इसी से डेफिनेशन बनती है, परिभाषा। देखिए किस टाइप से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर किरचॉफ के, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए लिखिए। परिपथ के लिए यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में, इसलिए परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, ठीक है, धारा यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसका संगत प्रतिरोध का मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल यहाँ पर, ठीक है, बीजगणितीय योग, ठीक है, गुणनफल, दोनों का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग लेंगे यहाँ पर, समेशन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही क्या होता है हमारे पास, द्वितीय नियम होता है। इसी से परिभाषा एग्जाम में बनाना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें, देखिए इसमें चित्र देखिए बनाना है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखिए परिपथ बना दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया R1, यहाँ पर R2 ले लिया, यहाँ पर R3 ले लिया। यहाँ पर हमेशा देखिए धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। देखिए प्लस से इसकी धारा हमारे करंट बहा दी, यहाँ पर I1, यहाँ पर I1 जा रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर है प्लस से इधर की ओर बहा रहा है I2 जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर I1 इधर की ओर आएगा, I2 इधर की ओर आएगी, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे, I1 प्लस I2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। I1 प्लस I2 हो जाएगा यहाँ पर, I1 प्लस I2 हो जाएगा यहाँ पर, I1 प्लस I2, फिर इधर आएगी I1 प्लस I2 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए बंदपास 2 बन रही है, ये बंदपास 1 है, ये विद्युत वाहक बल E1 है, ये विद्युत वाहक बल E2 है। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर ये विद्युत वाहक बल हमारे पास क्या E1 है, E2 है। यहाँ पर इसको बंद, मतलब इसको पहला मान लिया बंदपास फर्स्ट, इसका ये नाम दे सकते हैं ABCD, चाहे नाम देकर लिख लेना, या इस टाइप से इसको बंद मान लिया, इसको बंद मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो यहाँ पर देखिए बंदपास बन के लिए, तो बंदपास बन के लिए देखिए जब धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जब विपरीत चलते हैं नेगेटिव आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी देखिए धारा, जब भी हम चलते हैं धारा गुणनफल का मान पॉजिटिव लेंगे ही लेंगे, ये तो सबको मालूम होता है। लेकिन कन्फ्यूजन किसमें होती है, जब भी देखिए माइनस से प्लस की ओर चलते हैं यहाँ पर तो विद्युत वाहक वाले तो पॉजिटिव लेते हैं। जब प्लस से माइनस की, देखिए इधर से चलेंगे तो विद्युत वाहक वाले क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जब प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जब माइनस से प्लस की ओर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, जब इधर जाएंगे प्लस से माइनस की तो नेगेटिव लेंगे। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर न्यूमेरिकल में बहुत कम आता है। देखिए बंदपास बन के लिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए I1 इंटू R1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लिया। अब इधर की ओर आए, हम बंदपास बन के लिए देखें, अब इधर की ओर आएंगे। यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है। अब इधर की ओर चलिए, यहाँ पर देखिए I2, यहाँ पर प्रतिरोध R2 हो जाए। क्यों हो जाए, नेगेटिव हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि हम विपरीत जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, धारा उधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, धारा उधर आ रही है, नेगेटिव। अब विद्युत वाहक बल देखिए माइनस से प्लस के, पहले इधर आए थे, माइनस से प्लस की ओर पार कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो इसीलिए नेगेटिव हो जाएगा E2, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ पर। अभी हो गई इसके लिए काम खत्म। फिर देखिए बंदपास 2 के लिए, बंदपास 2 ले लिया यहाँ पर। बंदपास 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर इसमें भी इधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला भूल जाइए, तो I2 R2 हो जाएगा, यहाँ I2 R2। फिर देखिए इधर की ओर, लेकिन धारा जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में धारा हमारे पास प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R3
इंटू I1 प्लस I2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पर इसमें विद्युत बहाव क्या है, एक ही है, यहाँ पर उसमें 2 थे, इसमें एक ही है, तो ओनली E2 लिख देंगे, बराबर क्या लिखना है E2 यहाँ पर। ये क्या हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आराम से बहुत सिंपल तरीके से लिखे हुए हैं, पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको आप। अब देखिए नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2024 में भी आया था। देखिए, जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ हो, समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पर, समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पर यहाँ पर, ठीक है, समांतर व समदूरस्थ हो यहाँ पर, वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, लंब धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है, इक्वल होता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सिंपल, कुछ होता ही नहीं इसमें, ठीक है। जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों, वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। लंब धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर उस भौतिक ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, इसी टाइप का साइड क्वेश्चन यहाँ पर, यह वो साइड पहले वाले चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पर। देखिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए आगे देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, किसी धारावाही अल्पांश dl से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट के नियम को सदिश रूप में लिखिए, ठीक है। बायो सेवर्ट के नियम से सदिश रूप में लिखना, तो बी वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपन 4πi/dl, वेक्टर है यहाँ पर, सदिश है इसलिए वेक्टर लगा दिया यहाँ पर, क्रॉस r हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हमारे पास है, सदिश रूप है यहाँ पर, वेक्टर रूप में यहाँ पर, ठीक है। बायो सेवर्ट का म्यू नॉट अपन 4π इंटीग्रेशन समाकलन का साइन लगा देंगे यहाँ पर, i/dl वेक्टर हो जाएगा, क्रॉस r वेक्टर अपन r³ इंपॉर्टेंट है ये, 2025 के लिए एक नंबर में पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, एक नंबर में या उसी में पूछा जा सकता है यहाँ पर, जो डेरिवेशन आ जाता है उसी में सदिश रूप लिखे, तो इसी टाइप से उसके नीचे जब डेरिवेशन करते हैं तो उसी मतलब बायो सेवर्ट का नियम लिखते हैं यहाँ पर, उसी में उसके नीचे लिख देना, यहाँ पर पूछा जा सकता है, किसी टाइप से पूछा जाएगा बट यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, म्यू नॉट एक्सल नॉट का मान ज्ञात कीजिए, संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। देखिए, इसका मान निकालना है यहाँ पर। देखिए, वैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये वाला फार्मूला होता है यहाँ पे, इसका मान निकालना है। देखिए, ये पढ़ा होगा यहाँ पर शायद, C बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एक्सल नॉट अंडर रूट, यही तो फार्मूला पड़ा होगा। अब देखिए, इसको दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, c² हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा, एक्सल नॉट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक्सल नॉट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ऊपर ले चलिए, म्यू नॉट एक्सल नॉट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1/c², इसीलिए डायरेक्टली हमने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, म्यू नॉट एक्सल नॉट क्या होता है, 1/c²। अब वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ हो जाएगी, इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर खोलिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो घात पे घात लगे तो घातों की क्या होती है, गुणा होती है, 10⁻16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1/9 हो जाएगा, इसको ऊपर ले चलेंगे 10⁻16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर की पावर -2 सेकंड की पावर +2 हो जाएगा यहाँ पर, मीटर की पावर -2 तो सेकंड की पावर +2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मात्रक भी लिख दिया यहाँ पर, हटाइए। फिर देखिए, लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है यहाँ पर, ई का मान दे देगा, बी का मान दे देगा, बी इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना हो क्लास 11 पर, और इसका मान दे देगा यहाँ पर, बल पूछा गया था 2023 में यहाँ पर, यही इसी पर था यहाँ पर, ठीक है। यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो यहाँ पर, ठीक है, लोरेंज फोर्स क्या होता है यहाँ पर, जहां विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, दोनों उपस्थित हो, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को लोरेंज बल कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, लोरेंज बल यहाँ पर, ठीक है। यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में हो, देखिए कोई आवेशित कण है जहाँ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो यहाँ पर, ठीक है, स्थित हो, कण पर कार्यरत परिणामी बल, ठीक है, लोरेंज बल कहलाता है, इसी को कहते हैं लोरेंज बल कहते हैं यहाँ पर। यह वेक्टर बराबर क्या होता है, क्यू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस बी वेक्टर यहाँ पर। ई जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आवेश होता है, ये क्या होती है, वेग होता है यहाँ पर, और क्रॉस जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, ठीक है, क्रॉस करना आप जानते हैं यहाँ पर। फिर देखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित किया, इस पर पहले न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर, रुक जाइए, इसको बाद में पढ़ते हैं यहाँ पर हम। अब देखिए, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर, देखिए ये वाला, इस न्यूमेरिकल का देखिए 2017, ये वाला इसको देख लीजिए, ये 2017 में पूछा गया था पेपर में यहाँ पर। देखिए, इसमें दिया है, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए, 2017 में आया हुआ, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए, क्या दिया सबसे पहले हमें यहाँ पर दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर क्या दे दिया, बी का मान दे दिया यहाँ पर, बी का मान दे दिया यहाँ पर 5 × 10⁻⁷ यानी कि वेग, तो बी का मान वेग, इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, बी का मान बी बराबर क्या दे दिया यहाँ पर, 5 × 10⁻⁷ प्लस का 7 है यहाँ पर, माइनस का 7 नहीं, प्लस का 7 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर, वेग से 1 वेबर प्रति मीटर उसका चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश, चुंबकीय क्षेत्र में छेद की दिशा में थीटा कोण पर प्रवेश करता है। तो किसका मान दे दिया यहाँ पर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, किसका मान है बताइए, चुंबकीय क्षेत्र, बी का मान दे दिया यहाँ पर, बी का मान, तो बी का मान कितना दे, बी बराबर दे दिया यहाँ पर हमें 1 वेबर प्रति
मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर, यानी कि थीटा का मान, एंगल का मान कितना दिया, 30 डिग्री यहाँ पर, 30 डिग्री दे दिया यहाँ पर, 30 डिग्री यहाँ पर, पिन सही से चलाएगा, 30 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए, यानी फोर्स निकालना है, एफ का मान निकालना है यहाँ पर डायरेक्टली, बहुत सिंपल सवाल है। ये फॉर्मूला फार्मूला देखिए, ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्यू बी बी साइन थीटा होता है, यही तो फार्मूला होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। बट क्यू का मान क्या लेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के ई के बराबर ले लेंगे, ई बराबर होता है क्यू के, वही ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 19, ई बराबर कूलम यहाँ पर, ई का मान ये ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बी बराबर यहाँ पर, बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी बराबर हो जाएगा, सॉरी एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा, क्यू का मान कितना दिया यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बी का मान कितना दिया है 5 × 10⁻7, 5 × 10⁻7 प्लस का 7 है यहाँ पर, ठीक है। अब बी का मान दिया है 1 दे दिया यहाँ पर, गुणा साइन थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री दे दिया यहाँ पर, थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी कैलकुलेशन कीजिए, देखिए 16 पंचे 80 हो जाएगा, 0.1 के बाद आ जाएगा यहाँ पर, 0.1 के बाद आ गया यहाँ पर, आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए 10⁻⁻19 यहाँ पर, 10⁻7 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 12 7 19, 10 की पावर क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, गुणा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब 2 से इसको उड़ा दिए तो चक्को 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो यह बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 × 10⁻⁻12 हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इतना ही आ रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नोट कीजिए आप नेक्स्ट। अब देखिए इसमें दिया गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम लिखिए, ये भी हर साल छपते हैं यहाँ पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किरचॉफ के नियम और फ्राइडे के नियम हर साल आते हैं। देखिए प्रथम नियम यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसके होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं यहाँ पर, अगर न्यूमैन का नियम आ जाए तो यही आपको लिख देना है यहाँ पर। देखिए इसको ध्यान रखना, ई बराबर क्या होता है -del∅/del t, यहाँ पर ई बराबर क्या होता है -del∅/del t होता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, del∅ क्या होता है जहाँ यानी कि चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन, del∅ क्या, चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन, और del t मतलब क्या होता है, यानी कि समय में परिवर्तन। डेल मतलब क्या होता है, डी लिख लीजिए चाहे डी लिख लीजिए चाहे d∅/dt, चाहे डेल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो इसकी परिभाषा मतलब प्रथम नियम किस टाइप से इसको बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता तो परिपथ में क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। del∅/del t लिखा, इसका मतलब चुंबकीय फ्लास्क की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है, यही लिखा है। देखिए जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन del∅ हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या हो जाएगा, del∅/del t हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय नियम क्या कहता है, यहाँ पर किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तो प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उसका क्या करती है, अपोज करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं यहाँ पर। लेंज का नियम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लेंज का नियम लिखने के लिए तो ये लिखना है यहाँ पर, ठीक, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है, ठीक है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। अब देखिए इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को यहाँ पर देखिए, किसी समय टी पर एक कुंडली से संबंध तात्कालिक, ठीक है, चुंबकीय फ्लास्क, यहाँ पर तात्कालिक चुंबकीय फ्लास्क ने फाई बराबर हमें इतना दिया वेबर, समय टी बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल याद कीजिए। वही जो मतलब फ्राइडे का प्रथम नियम पढ़ा है वही यहाँ पर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। फ्राइडे का प्रथम नियम था वही समझ लीजिए यहाँ पर। देखिए फ्राइडे का प्रथम नियम क्या होता है, ई बराबर होता है यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय फ्लास्क क्या होता है del∅, चाहे डेल से लिख लीजिए चाहे d∅ से यहाँ पर, ठीक है, del t, चूंकि इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे डी से लिख देंगे यहाँ पर। क्या होता है फ्राइडे का प्रथम नियम है, क्या होता है प्रथम नियम बताइए, क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही क्या होता है हमारे पास, क्या होता है फ्राइडे का प्रथम नियम होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें d∅ का मान दिया है, देखिए ई बराबर ज्यों का त्यों लिखिए यहाँ पर, इसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे।
डी ओवर डी टी, फाइव का मान क्या है हमारे पास 4t³ माइनस का 5t² माइनस का 10t प्लस का 70। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, मतलब अवकलन कीजिए। अवकलन करना तो आता होगा आपको, तो कीजिए ई बराबर, हमें यही निकालना है कि प्रेरित विद्युत भाग वाली ज्ञात की किस पर निकालना है, टी बराबर 2 पर निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और माइनस बाहर निकालिए। अब देखिए पावर आगे, देखिए आपने अवकलन का फार्मूला पढ़ा होगा। अवकलन का फार्मूला क्या होता है, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n है। यहाँ पर पावर कहाँ जाती है, आगे जाती है n एक्स की पावर, और इसमें से एक घटा देते हैं, n माइनस का 1 हो जाती है। देखिए पावर आगे लिख देते हैं यहाँ पर, इसी में से ऊपर में से एक घटा देते हैं। अब देखिए पावर एक आगे लिख देंगे, यहाँ पर आगे लिखेंगे क्या हो जाए, 4×12 हो जाएगा। यहाँ पर आगे लाएंगे 4×12 टी, और इससे एक पावर घटा दीजिए, 3 में से एक कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर इसी तरह से इसमें कीजिए, पावर आगे ले आइए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इससे घटा दीजिए, 2 में से एक कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 10t है यहाँ पर। ठीक है, क्या है 10t। अब देखिए 10t, अब तो इसका करेंगे यहाँ पर, इसमें कोई पावर है इसके कुछ नहीं, तो आगे आएगा एक, आगे आएगा कोई दिक्कत, एक की मल्टीप्लाई 10 में करें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा यहाँ पर। अब टी का इससे एक घटाएंगे, यहाँ पर देखिए इससे एक घटाएंगे, तो इससे एक घटाएंगे यहाँ पर टी में से, देखिए यहाँ पर जाइए, इससे इसमें इसकी पावर कुछ नहीं, तो 1 हो गई इसकी पावर यहाँ पर। अब 1 में से 1 घटाइए, देखिए टी की पावर लिखिए, 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 की पावर 1 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 0 बचेगा। टी की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई उतना ही आ जाएगा यहाँ पर। या टी का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, ध्यान रखना यहाँ पर, टी का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब प्लस का इसका कोस्टेंट का क्या हो जाता है हमारे पास, डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा यहाँ पर, कोस्टेंट का क्या हो जाएगा, अवकलन 0। अब हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए ई बराबर, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लिया, माइनस का 12t² माइनस का 10t माइनस का 10। ठीक है, आ गया इतना, माइनस का 10। अब क्या करेंगे यहाँ पर, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग वाली ज्ञात कीजिए। तो t बराबर 2 सेकंड पर, तो लिखिए t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड। ठीक है, तो t बराबर 2 सेकंड पर यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर, यानी कि ई बराबर निकालिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी के यहाँ पर 2 रख दीजिए, यहाँ पर माइनस का जिनका तो लिखा यहाँ पर, तो 12 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 10 गुणा टी के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस का 10 पहले से लिखा हुआ है हमारे पास, माइनस का टी क्या 10 क्या लिखा हुआ, पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस का 10 पहले से लिख दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 12 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 48 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 दूनी 20, माइनस प्लस का 20 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 20 हो जाएगा, और प्लस का माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 10 हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 20 10 30 48 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 18 बचेगा, किसका निगेटिव बचेगा 18। ये क्या हो जाएगा, बोल्ट, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। कोई कठिन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है ही नहीं। यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसको नोट कीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या है, अननोन प्रेरण गुणांक। ठीक है, अननोन प्रेरण गुणांक अथवा अननोन प्रेरकत्व की परिभाषा मात्रा में बेमा लिखिए। देखिए क्या होता है यहाँ पर, अननोन प्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रा में बेमा लिखिए। देखिए 2 कुंडलियों का अननोन प्रेरकत्व, ठीक है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत भाग बल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, 1 अंक हो यहाँ पर। ठीक है, 1 अंक हो। तो यहाँ पर सिंपल है, कुछ है नहीं। देखिए 2 कुंडलियों का अननोन प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत भाग बल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, 1 अंक हो। यहाँ पर क्या हो, 1 अंक हो। नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका मात्रक क्या, अननोन प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, या अननोन प्रेरकत्व, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, सबको मालूम होता है। यहाँ पर मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है यहाँ पर। ठीक है, सबको मालूम है यहाँ पर। इसकी बीमा आप बताना, कमेंट करना इसकी बीमा। ठीक है, इसकी बीमा बताइए, बता दें यहाँ पर। इसकी बीमा है थोड़ी ना कुछ, अननोन प्रेरकत्व या अननोन प्रेरण गुणांक। यहाँ पर इसकी बीमा क्या होती है, याद कर लेना या लिख देते हैं यहाँ पर। इसकी बीमा क्या होती है, यम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए की पावर -2। 2024 में आए थे, ध्यान रखना यहाँ पर। इसके मात्रक बीमा लिखिए यहाँ पर, यम एल स्क्वायर टी की पावर -2। चेक कर लेना यहाँ पर फार्मूला लगा यहाँ पर, यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2। यही होती है यहाँ पर अननोन प्रेरकत्व की बीमा, यही होती है यहाँ पर। ठीक है, हेनरी इसका मात्रक हेनरी होता है, सबको मालूम है। हेनरी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर।
ठीक है, देख लेना, यहाँ पर चेक कर लेना। फिर देखिए आर त्रिज्या तथा एन फेरों की एक वृत्ताकार समतल कुंडली के सुप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, यहाँ पर ध्यान। ये बराबर क्या होता है, म्यू नोट पाई एन स्क्वायर आर अपान 2 हेनरी होता है यहाँ पर। ठीक है, ये बराबर क्या होता है, म्यू नोट पाई एन स्क्वायर आर अपान 2 हेनरी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए आप। वो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराते हैं यहाँ पर, इसको देखिए। ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2025 में ये वाला आ सकता है यहाँ पर। देखिए दो उत्तल लेंस जिसमें प्रत्येक की फोक दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की क्या ज्ञात कीजिए, क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए दो यहाँ पर क्या है, दो उत्तल लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोक दूरी 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोक दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर दो हैं, दो उत्तल लेंस है। तो F1 F2 का मान क्या दिया है हमें, 20 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर। F1 का मान में कितना दिया है, F1 का मान 20 सेंटीमीटर हमारे पास है। F1 का मान 20 सेंटीमीटर है। F2 का मान कितना दिया है हमें, 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर, राइट। फिर दिया, और देखिए संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना करनी है। देखिए P बराबर निकालना है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फोकस दूरी जहाँ मिल जाए हमें, तो क्षमता आराम से निकाल सकते हैं। तो संयुक्त में देखिए क्षमता का फार्मूला, लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला, पहले फोकस दूरी निकालिए। ठीक है, संपर्क में रखें लेंसों की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1 प्लस का 1/f2। यही तो फार्मूला होता है, यही होता है यहाँ पर। अब देखिए 1/f1 का मान कितना दिया है, 20 दिया है, प्लस का F2 का मान क्या दिया है, 1/20 दिया है यहाँ पर। कितना दिया है, 1/20। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/f बराबर 1/20 क्या होता है, 2/20 हो जाएगा यहाँ पर। 2/20 और 2 से उड़े 2 कंदो 2 तो यहाँ पर F का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 1/F बराबर क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए तो F का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें निकालना क्या है, क्षमता के लिए P बराबर डायरेक्टली फार्मूला लगा दिया, 100/F। ठीक है, 100/F लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए 100/F का मान कितना है, 10 यहाँ पर। 10 से इसको उड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10 क्षमता है यहाँ पर। इसका मात्रक क्या होता है जरा बताना, यहाँ पर क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है यहाँ पर, 10 डायप्टर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल था, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब बताइए और न्यूमेरिकल एक करा दें यहाँ पर हम। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लीजिए यहाँ पर। ये 2016 में आया था यहाँ पर। देखिए क्या दिया यहाँ पर, किसी पतले फ्रिज में लगा, देखिए 2016 में आया था। अब ये इसी टाइप से सिमिलरली 2023 में आया, 22 में आया, 24 में आया, लगातार आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न इसी मेथड पर आया था। न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक कितना है यहाँ पर, 1.5 है। सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 10 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा एम यानी कि मिनिमम। कितना दे दिया यहाँ पर, 10 डिग्री दे दिया, 10 डिग्री। ठीक है, आगे चलिए और यहाँ पर प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण मतलब कि डेट मीन्स ए का मान निकालना है यहाँ पर, ए का मान। ठीक है, ए का मान निकालना है यहाँ पर। और हमें क्या दिया यहाँ पर, ए का मान निकालना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 यानी कि एन का मान, एन बराबर कितना दिया, 1.5 दिया है। अब देखिए फार्मूला हमारे पास होता है पतले प्रिज्म के लिए, फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए न्यूनतम विचलन की उपस्थिति में डेल्टा एम बराबर होता है। डेल्टा एम बराबर क्या होता है हमारे पास, n-1 इंटू ए। ये फार्मूला देना ना, बट हमें निकालना क्या है, ए का मान निकालना है। तो ये डेल्टा एम बटे n-1 नीचे ले आइए, यहाँ पर n-1 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किसके n-1 बराबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ए का मान निकाला हमने, इसको कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बराबर डेल्टा एम का मान 10 दिया है, डिवाइड बाई n-1। एन का मान कितना दिया है, 1.5 दे दिया है यहाँ पर। 1.5 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 10 बटे, अब देखिए 1.5 में से 1 घटाएंगे, 0.5 बचेगा यहाँ पर, 0.5। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, 5 से इसको उड़ाइए तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पर, 20 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। प्रकाश व्यतिकरण की परिभाषा लिखिए और इसकी शर्तें क्या है यहाँ पर, और इसकी शर्तें बतानी है। देखिए प्रकाश व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हो एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। क्या होती है, न्यूनतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। क्या होता है, कुछ नहीं। तो देखिए समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, जो समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, एक ही प्रकाश स्रोत से क्या आ रही हों, एक साथ चलती हैं यहाँ पर, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, जो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी यहाँ पर,
अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी, और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। ठीक है, प्रकाश की जो घटना होगी है इसी को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या बता लिखना है, तो इसकी शर्तें यहाँ पर शर्तें देखिए लगातार 23 में भी पूछेंगे, 24 में पूछेंगे यहाँ पर प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शर्तें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं यहाँ पर। देखिए शर्तें, प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें देखिए, दोनों प्रकाश स्रोत कला समृद्ध होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, कला समृद्ध होने चाहिए। नंबर 2, दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों की तरंगों की आवृत्ति, ठीक है, फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। नंबर 4, ठीक है, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, समीप होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, लाइट लेके कोई दिक्कत नहीं है, पर समीप होने चाहिए। नंबर 5 यहाँ पर लिख लेंगे क्या, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है, अत्यंत क्या होने चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए। इसको कला समृद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, देखिए कला समृद्ध स्रोत क्या होता है, ऐसे स्रोत जिनमें उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर क्या होता है, नियत कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। ध्यान रखना, कलांतर क्या हो, नियत हो, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे दो स्रोत जिनमें उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर नियत रहता है, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला समृद्ध स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, एक ही मूल स्रोत से क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। नोट कर लीजिए, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे हम यहाँ इसको व्यतिकरण विवर्तन। यहाँ पर देखिए व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। देखिए व्यतिकरण दो कला समृद्ध 2024 में पूछा गया था। ठीक है, व्यतिकरण दो कला समृद्ध स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन एक ही तरंग के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर सेकंड, व्यतिकरण फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं। इसमें विवर्तन में क्या होगा, विवर्तन फ्रिंजें कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं, कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। नंबर 3, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। इसमें क्या होती हैं, सभी दीप्त फ्रिंजें एक ही तीव्रता की होती हैं। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। क्या होती है, तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। ठीक है, चौथा, इसमें निम्नलिखित क्रियाएं पूर्णतः अंधकारमय होती हैं। क्या होती है, अंधकारमय होती हैं। ठीक है, इसमें नहीं होती हैं। क्या होती है, इसमें नहीं होती। यहाँ पर नोट कर पढ़ लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आया था 2024 में, इसीलिए आपको लिखवाया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन 3-4 क्वेश्चन में से 100% पूछे जाएंगे, 1 या 2। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, पर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, उपयुक्त आवृत्ति का क्या डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है यहाँ पर किसी धातु पर, किसी मेटल पर, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, मतलब निकलने लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए जब कोई धातु होगी यहाँ पर उसमें उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे यहाँ पर, तो उस पृष्ठ से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पर, उत्सर्जित होंगे एक प्रकार के यहाँ पर। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव अथवा उत्सर्जन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं, वही सिंपल है। देखिए जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, ये उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए। फिर उससे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला 25 लिखिए यहाँ पर, 25 के लिए। ठीक है, देखिए किसी पृष्ठ के लिए कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर कार्यफलन की परिभाषा, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन दीजिए यहाँ पर। देखिए न्यूनतम जरूर लिखना, न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, क्या हो, उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं NCERT की बुक में फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। W बराबर क्या होता है, H न्यू नोट, या W बराबर क्या होता है, C अपन लेमडा। तो यहाँ पर न्यू नोट लगा तो C अपन लेमडा नोट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या है यहाँ पर कार्यफलन की परिभाषा, यहाँ पर क्या है, लेमडा क्या होगी, देहली तरंगदैर्घ्य होगी, लेमडा नोट यहाँ पर। फिर देखिए देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। देखिए देहली आवृत्ति क्या होती है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, क्या है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देहली तरंगदैर्घ्य।
देखिए देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, क्या करा सके, उत्सर्जित करा सके, उस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्ब्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अधिकतम यहाँ पर होगी, क्या होगा, अधिकतम। ठीक है, प्रकाश की भाई परिभाषा सेम है, अधिकतम न्यूनतम ध्यान रखना है, इसमें अधिकतम होता है। यहाँ पर प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, उस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, इसे लैम्ब्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए। फिर देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या से आप क्या तात्पर्य है। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो नाभिक होता है यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होगी जो नाभिक में, उसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसे बोलते हैं यहाँ पर। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का नंबर का सम होगा उसी को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नोट कर लीजिए। फिर देखिए वेरी मोस्ट, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं यहाँ पर, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं। देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह वायु ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है वह नाभिक उतना ही स्थायी होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह वायु ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है। ये क्या होती है, हमारे पास नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है यहाँ पर। ठीक है, नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। फिर देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा से क्या कहते हैं, देखिए किसे कहते हैं यहाँ पर। देखिए स्थायी कक्षा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा वह होती है जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। इन कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, जहाँ h क्या हमारे पास प्लैंक नेतांक है यहाँ पर। ठीक है, इसकी वैल्यू आप जानते होंगे यहाँ पर। स्थायी कक्षा की परिभाषा ही पढ़ लेना है यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइट ली गई नहीं, बनना और करा देते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिखे हैं यहाँ पर। आज के लिए इतना है, अब नेक्स्ट क्लास में उनको देखेंगे, लाइट आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।